चलिए अब आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र में गैर कृषि कार्य के अवसर के बारे में आपको बताएंगे। गैर कृषि कार्य मतलब कृषि कार्य से हटके और किस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या में दूसरे कार्य में किस प्रकार से लोग या किसान जुड़े रहते हैं। ठीक है, कृषि के साथ कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो कृषकों के लिए लाभप्रद होते हैं। आज़ादी के समय हम अधिकांशतः अपने उपयोग के लिए अनाज का उत्पादन करते थे। अपने लिए अनाज का उत्पादन करते थे, अपने उपभोग के लिए। उपभोग के लिए मतलब खाने के लिए, है ना। एवं सीमित मात्रा में बाजार में अनाज बेचा करते थे, क्योंकि उस समय जनसंख्या की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में बेचा जाए। परंतु अब खेती ने व्यावसायिक स्वरूप धारण कर लिया है। व्यावसायिक मतलब खेती को एक प्रकार से व्यापार का रूप दे दिया गया है, व्यापार का रूप ले लिया है खेती ने। ठीक है, इस कारण खेती के लिए जरूरी सामान खरीदे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फसल लेकर उस फसल को बाजार में बेचना, ये एक प्रकार की व्यावसायिक खेती कहलाती है, जिसके लिए सामानों की व्यवस्था होती है, साधन की व्यवस्था होती है, जैसे बिजली, खाद, बीज, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, हार्वेस्टर आदि। ये किसके लिए जरूरी है? व्यावसायिक खेती मतलब जिस प्रकार से कृषि को व्यापार का रूप दे दिया गया। ठीक है, आदि के लिए साख की भी जरूरत पड़ती है। साख मतलब ऋण या उधार, जिसका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है। अब खेती की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा बाजार में बेचने के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब कृषि व्यावसायिक रूप ले चुकी है। कृषि से संबंधित क्षेत्र जैसे ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन। कहने का अर्थ यह है कि कोई किसान अपने खेत के पास अच्छे से रहने लायक घर बना लिया, वहीं आसपास में थोड़ी सी जगह पर कुछ गाय या भैंस पाल ली, है ना, और वहाँ से दुग्ध का उत्पादन, गाय का दूध, भैंस का दूध को भी बेचने के लिए बाजार में अपने घर के लिए उत्पादन करने लगे, है ना। कुछ किसान क्या करने लगे? मत्स्य पालन। मत्स्य मतलब मछली पालन। कुछ किसान क्या किए? खेत को ही गहरा तालाब का रूप दे दिए और उसी में ही मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर दिए। वनोपज आदि। वनोपज मतलब वन से मिलने वाली औषधि, उपज, फसल आदि से भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हमारे देश में गांव में अधिकांश लोग छोटे किसान या मजदूर हैं। इन लोगों को कृषि क्षेत्र में लगातार और साल भर काम नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप छोटे एवं गरीब किसान क्या करते हैं? कृषि के प्रमुख कार्य जैसे जुताई, बुआई व कटाई आदि के कार्य करते हैं और खाली समय में किसी दूसरे कार्य जैसे मजदूरी, स्थानीय बाजार में सब्जी बेचना, ईंटें भट्ठों पर काम करना, मकान निर्माण में काम करना या अन्य क्षेत्रों में पलायन करके आय अर्जन करते हैं। आय अर्जन मतलब पैसे कमाते हैं। ठीक है, इस तरह के अनेक गैर कृषि कार्य आजकल बढ़े हैं और कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर कृषि को छोड़कर जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी परिवार में पहले ही बताया जा चुका है कि मान लो 4 एकड़ भूमि है
और उस परिवार की सदस्य संख्या लगातार बढ़ती गई तो सभी के सभी कृषि कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसीलिए कुछ लोग कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों की ओर अपना समय देने लगे। गैर कृषि कार्य मतलब कृषि कार्य से अलग, ठीक है, लेकिन वे अनियमित एवं अनिश्चित है। लेकिन वे अनियमित और अनिश्चित है और कम मजदूरी वाले क्षेत्र हैं। सबके लिए विकास की कल्पना तभी की जा सकती है जब इन चुनौतियों के हल खोजने के प्रयास किए जाएं, है ना। इसलिए आजकल के समय में क्या प्रयास किया जा रहा है कि हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ा हो। ऐसा कुछ योजना सरकार के द्वारा बनाई जाती है ताकि वे शिक्षण और प्रशिक्षण लेकर अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। इसके लिए चुनौतियों का सामना करते हुए हल खोजने का प्रयास भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समय एक बराबर नहीं होता है, कभी अनियमित और अनिश्चित भी हो जाता है। इसलिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं निकलती हैं ताकि लोग आत्मनिर्भर बने। शिक्षण और प्रशिक्षण, जैसे कि आप सभी को स्कूल में क्या कराया जाता है, शिक्षण व्यवस्था दी जाती है। उसी प्रकार से अगर आपके पास कुछ समय बचता है तो आप प्रशिक्षण लेकर कोई दूसरा छोटा मोटा रोजगार मूलक कार्य भी सीखकर अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ठीक है। तो समय का आपको ध्यान रखना है। आपका जो समय है वो अमूल्य है, इधर उधर बेकार के कार्यों में नहीं लगना चाहिए। ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जहाँ से आपका कुछ स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपको कुछ धन की बचत भी हो और आपको कुछ नया सीखने को भी मिले, है ना। तो प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों ही जरूरी होता है, जिससे आप और हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, खैर चुनौतियां तो आती जाती रहती हैं, उसका सामना भी करना समय हमें सिखा देता है। चलिए खाली स्थान की पूर्ति करेंगे। देखेंगे यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, मैंने समय को बचाते हुए इस पे लिख लिया है, ठीक है। खाली स्थान देखिएगा। पहला, विकासशील देशों में प्रारंभिक अवस्था में कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहे। कौन से देश में? विकासशील देशों में प्रारंभिक अवस्था मतलब शुरुआती अवस्था में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहे, है ना। दूसरा, वर्तमान भारत की जनसंख्या के लगभग 53% लोग कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र पर निर्भर हैं। कितना? 53%, मतलब आधे से ज्यादा लोग आज भी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में निर्भर हैं। अब देखिएगा तीसरा, प्राकृतिक परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। किसके परिवर्तन के कारण? प्राकृतिक परिवर्तन, ठीक है, अनिश्चितता से जूझते रहते हैं, मतलब संघर्ष करते रहते हैं। और चौथा खाली स्थान देखिएगा, सिंचित क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो कौन से जल के माध्यम से होती है? भूमिगत जल के माध्यम से, अर्थात भूमि के अंदर जो जल होता है उसके माध्यम से, उस जल के माध्यम से सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मात्राओं को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और खाली स्थान को भरिएगा। नीचे में अंडरलाइन करना जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि इस खाली स्थान में यह शब्द भरा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ सही विकल्प प्रश्न हैं, जैसा कि हमने आपको अध्याय में बताया था।
है ना, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसको भी इसी प्रकार से लिख लेंगे और निशान लगाते हुए उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बोल रहा है विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ कौन सी क्रांति के बाद? 4 विकल्प दिए हुए हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब क्या आएगा? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपके असाइनमेंट में भी खाली स्थान के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या लिखा होगा आप लोगों ने? विनिर्माण, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जो पुस्तक को ध्यान से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वीडियो को सुन रहे होंगे, है ना, उससे किसी भी प्रकार की ज़्यादा कठिनाई असाइनमेंट को बनाने में नहीं हुई होगी, जहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ। चलिए आगे का देखिएगा। वर्तमान में भारत रोजगार के लिए किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निर्भर है? वर्तमान में मतलब आज की स्थिति में। ठीक है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बताया था जनसंख्या, ठीक है, 53%, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है? रोजगार के लिए। किसके लिए बोल रहा है? रोजगार के लिए। तो कृषि दिया है, सेवा दिया है, उद्योग दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं। बहुत से उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जहां पर रोजगार के अवसर सबसे अधिक हो रहे हैं। अगला देखिएगा, भूमि की उर्वरा शक्ति को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, जैसा कि हमने आपको दिखाया था नटवर भाई के विषय में, जैविक खेती के बारे में बता रहे थे, है ना। तो उसमें क्या होता है? उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खेती या जैविक खाद को अपनाना चाहिए। उसके लिए आवश्यक है, क्या है? जैविक खाद पर निशान लगाते हुए सही उत्तर में लिखेंगे जैविक खाद, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2009-10 में सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी भी कहा जाता है ना, ब्रैकेट में जीडीपी लिख सकते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कृषि के क्षेत्र में कितना योगदान है? तो कृषि के क्षेत्र में जो योगदान है वो 15% है। पिछले हमने पाठ में देखा था, वृत्तीय आरेख के माध्यम से 2009-10 के बारे में बताया जा रहा था। तो 15% जो है कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है वर्ष 2009-10 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने क्या देखा? गैर कृषि कार्य के अवसर, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही विकल्प के बारे में जाना है। ठीक है, अगला हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न, है ना। तो तीसरा प्रश्न हम आपको बाद में लिखवाएंगे, पहले आप इनको अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, और फिर अगले दिन हम आपको इसी पाठ का प्रश्न का उत्तर लिखवाएंगे। चलिए फिलहाल आपको हम 5 प्रश्न दे रहे हैं जो इतिहास से होगा। ठीक है, इतिहास से वो 5 प्रश्न होंगे। इन 5 प्रश्नों को देख लीजिए, पेज क्रमांक में मिलेंगे आपको 136, 137, 138, 139 और 140-41 के बीच में। ठीक है, एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न पहला देखिएगा, सन 1799 में खालिस्तान नाम के एक महत्वाकांक्षी खालिस्तान ने फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ली। 2 खालिस्तान है, उसमें आपको भरना है। ठीक है, मिल जाएगा, ढूंढिए, प्रयास कीजिए। प्रश्न दूसरा है, नए जर्मन राज्य के सम्राट खालिस्तान और इटली के राजा खालिस्तान बने।
प्रश्न देखिए, नए जर्मन राज्य के सम्राट खालिस्तान और इटली के राजा खालिस्तान बने। इनमें इन दोनों का नाम आएगा, उसमें ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, सन खालिस्तान में अमेरिका ने अपने नौसेना प्रमुख खालिस्तान को जापान सरकार से एक समझौता करने के लिए भेजा। तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे, जापान के एक दल ने खालिस्तान और खालिस्तान के संविधानों का अध्ययन करने के लिए वहां के देशों का भ्रमण किया। चौथा हो गया। पांचवा आप देखेंगे, यह एक प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको इनके बारे में पूरा नाम बताना है। आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है। लाल बाल पाल के नामों को स्पष्ट कीजिए। इन तीनों के नाम आपको हमें लिख भेजने हैं। ठीक है। हो गया 4, 5, है ना। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको हमें अगले दिन 11 बजे तक लिख कर भेजना है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।